हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ एक एक्सपीरियंस्ड मैथ्स फैकल्टी है जिनसे हम आज कुछ सवाल करने वाले हैं उनके पर्सनल जर्नी के बारे में, उनके इंस्पिरेशन के बारे में। पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल आते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर, उससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सब। तो काफ़ी सवाल हैं, एक एक करके चलिए पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मैथमेटिक्स को अपना करियर क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मेरा पढ़ाने का जो शौक़ था वो बचपन से था। मैं बचपन में ही बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब ढूंढ के लाता था। गांव में जो बच्चे होते थे उनको पकड़ के लाता था पढ़ाने के लिए। और एक ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, मतलब बैकग्राउंड कह सकते हैं जो है, उसमें ज़्यादातर लोग टीचिंग कर रहे हैं। तो उनको देख के कह सकते हो कि हमने देखा। और हमारे एक बहुत ही अच्छे सर हमें मिले जिनसे मैंने इंस्पिरेशन लेके मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। जी हाँ, आपने सही बोला कि फैमिली बैकग्राउंड का तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, फैमिली एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चा भी आगे अपना करियर को भी डिसाइड करता है। जी जी बिल्कुल जी। क्या कोई टीचर या कोई स्पेशल मोमेंट था जिसको आपको इंस्पायर किया? बेसिकली जो मैंने टीचिंग का स्टाइल सीखा है वो एक सर थे, हमें पढ़ाते थे 12th में जब मैं था। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। जी। उनका ऐसा था कि वो जो पढ़ाते थे तो कोई बच्चा अगर ये माइंडसेट लेके गया है कि एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ने जाना है, देखना है कि कैसे पढ़ाते हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ वो एडमिशन लेके आएगा। अगर उसके पास पैसे होंगे तो फीस दे के आ जाएगा कि सर ठीक है हम एडमिशन ले लेंगे। अगर वो इस माइंडसेट से गया है कि हम एडमिशन वहाँ पे नहीं लेंगे, फिर भी वो एडमिशन लेके आएगा। ये तरीका था उनका पढ़ाने का। हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो खुद ही बाहर प्रभाव डालता है। हाँ नहीं, वो खुद भी बाहर जाती है चीज़ें, फिर बच्चा उनसे अट्रैक्ट होकर के आता है एडमिशन लेने के लिए। क्या आप स्टूडेंट लाइफ में कभी मैथ से स्ट्रगल करते थे? हाँ बिल्कुल, मेरी लाइफ की अगर बात करें तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, बट मेरा जो मानना है कि मेरी जो मैथ्स थी उस समय काफ़ी वीक रहती थी। मतलब समझने में मैं ये एक तो बात थी कि स्ट्रगल तो मैं बहुत करता था। कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसके पीछे लगा रहता था कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मतलब उस समय इंटरनेट उतना नहीं था जितना इस समय है ना, एआई था। तो हमें टीचर ढूंढना पड़ता था कि अगर टीचर नहीं है तो आपको समझाने वाला लगभग ही नहीं होगा। जी। तो ये स्ट्रगल हमारे टाइम पे था। आज के टाइम पे क्या है कि आप यूट्यूब ओपन कर लो, अगर कोई डाउट आ रहा है कहीं से भी आप ढूंढ ढांड के मिल जाएगा। बट मेरे टाइम में क्या था कि कोई अवेलेबल भी नहीं था बताने की। तो उस टाइम के जो भी बच्चे रहे मुझे लगता है सबने स्ट्रगल किया होगा। और खासकर मैथ में, मैथ तो वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि स्ट्रगल बिना स्ट्रगल किए बच्चा सीखता भी नहीं। हाँ, क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, तभी बच्चा भी सीख पाएगा फिर आगे चल। और जब कोई बताने वाला मिलता है तो क्यूरोसिटी और बढ़ती है। हाँ, अगर कोई हमें ऐसा मिल गया कि वो मैथ समझा दे अच्छा, तो हमारी और इच्छा करेगी हम और सीखें। जी जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि आपको अपने अंदर क्या मोटिवेशन भी लेकर के आना है उस चीज़ को सीखने के लिए। मैथ्स को डीपली समझने का आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? मैथ्स मैं एक्चुअली क्वेश्चन को छोड़ता नहीं था। तो जब मैं 12th में गया तो मुझे जब वो सर मिले, वहाँ से जो सीखने का मेरी जो इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि उनको पढ़ाने का वो तरीका था। तो एक हिसाब से कह सकते वहाँ से हमारा जो समझने का, जो मेरा लर्निंग का जो तरीका बदला है ना, वो वहीं से बदला। 12th क्लास मैं 12th में 2 जगह से पढ़ा हूँ। तो एक तो मेरे फैमिली के ही भाई थे, चाचा के लड़के, उनसे मैंने सीखा, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से जो मेरे अंदर इच्छा जागी पढ़ने की, वो 12th क्लास से आई और 2 टीचर्स की वजह से आई। हाँ, टीचर्स तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। जी बिल्कुल जी। अगर आप मैथ्स टीचर नहीं होते तो क्या बनते? अगर मैं मैथ्स टीचर नहीं होता, देखो पहले जो मैं 12th के पहले का जो मेरा बैकग्राउंड था, वहाँ पे मेरा स्टूडियो चलता था। घर पे स्टूडियो था, फोटोकॉपी वाली मशीन जो होती, फोटोकॉपी वगैरह करते हैं, फोटो वगैरह का काम होता था, वीडियोग्राफी वगैरह का काम होता था, और मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप भी थी पहले। मैंने उसको काफी मैनेज किया है। तो मुझे लगता है अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं वो काम कर रहा हूँ, और उसमें भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। चलिए, बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन ये भी एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप अभी इस टाइम पे हैं और काफ़ी बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं जेई को क्रैक करने के लिए। वैसे एक स्टीरियोटाइप भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथ से क्यों डरते हैं। एक है ना, एक मतलब लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि एक बहुत मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो उसे ओवरकम किस तरीके से किया जाता है? हाँ, पहली बात ये जो धारणा बना रखी गई है ना,
लोग उसकी वजह से डरते हैं। हाँ। मतलब इस वजह से नहीं डरते हैं कि मैथ कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, कोई समझा रहा समझ नहीं पा रहे जी। वो उनके अंदर डर सबसे पहले आता है, ये जो धारणा बनी हुई है इसकी वजह से डर आता है कि उन्होंने कहीं से सुन रखा मैथ टफ है तो वो भी ऐसा ही मतलब मानने लगे कि हाँ मैथ टफ है। तो जब वो मैथ देखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में वही ख्याल आता है कि यार सब कहते हैं मैथ टफ है, मुझे कैसे समझ में आएगी। कोई कोशिश नहीं करता है, जो कोशिश करता है वो कर ले जाता है, वो समझ लेता है और अच्छा करता है वो। लेकिन जिन्होंने धारणा जैसे सुनी कि मैथ टफ है और उसको ठीक है, उसको यकीन कर लिया कि हाँ मैथ टफ है, वो नहीं सीख पाते फिर। और दूसरी बात, डरते सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको बताया गया है कि मैथ डरने वाली चीज है। हाँ। मतलब ये टफ है, ये आसान नहीं है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर वो टफ तो वैसे भी रहता वैसे है। भी टफ रहेगा। मतलब देखो पढ़ाने वाला आपको मिलेगा, ये मैथ डिपेंड करता है दो चीज पे, आप कितना सीखना चाह रहे हो और आपको सिखाने वाला कैसा है। जी बिल्कुल। इन्वायरमेंट कैसा है, ये चीजें डिपेंड करती हैं। आपको सिखाने वाला अच्छा मिल जाए और आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए जो आपको, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल। इन्वायरमेंट वो आपको मिल जाए। हाँ। मुझे लगता है कि इतना ही एनफ होता है बच्चे को करने की। हाँ। कि बच्चा चाह रहा हो, उसको टीचर मिल जाए जी, और फिर उसको लोग अप्रिशिएट भी करें। सही बात है। बच्चों को अप्रिसिएशन तो चाहिए ही, तभी वो फिर मोटिवेटेड भी रहते हैं आगे चीजें सीखने के लिए। जी बिल्कुल। जी। क्या मैथ सच में डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या फिर मिसअंडरस्टूड है? देखो डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं। जी। ऐसा तो नहीं है कि जो है जो कर रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है। बहुत से लोग इसमें पीएचडी कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इसमें अवार्ड भी मिले हुए हैं। जी। कितने सारे इक्वेशंस के नाम मैथमेटिशियंस के नाम पे हैं। हाँ। लोग कर रहे हैं, तो इसको टफ तो नहीं कर सकते, डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ों को आपको उतना ही आसान बनाएगा, उतना ही आसान बनाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टूड है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसका एक आंसर बोले तो मिसअंडरस्टूड है, इसको गलत तरीके से समझा जा रहा है। मतलब जो तरीका पढ़ने का है उस तरीके से उसको नहीं पढ़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो वो डिफिकल्ट लग सकती है। ठीक है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जाम की प्रिपरेशन में स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? जब बच्चे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उनको उस एग्जाम को समझना चाहिए कि वो एग्जाम क्या है, वो एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, जब आप ये समझ जाएंगे कि ठीक है ये चीजें हैं, आपने पैटर्न समझ लिया कि भाई इतने क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आपने एक बार जो है ये चीज समझ ली, उसके बाद में आपको जो, अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हो जी, तो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसका जितना ज्यादा हो सके उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, किसी आपने कोई कोचिंग का जो कोई कोर्स ले रखा है, अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको 100% फॉलो करना है जी। वो 100% करने के बाद जो भी टाइम आपको बचता है तो आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है मार्केट में, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एक उसमें, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है तो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वो अगर आप टीचर के साथ जुड़े हो वो ऑटोमेटिक आपको बताएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आपको 100% टीचर को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं टॉपिक्स, वो भी पढ़ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, वो सब वो वही है ना। अगर आपको पता है एग्जाम में क्या चीज़ हमें पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना है जी, वो तो टीचर, हाँ, तो टीचर के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। टीचर अगर है तो टीचर के अकॉर्डिंग चलो, बाकी कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कैसे बिल्ड करें? प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उस चीज की आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब मैथ्स की अगर बात करें, मैथ में कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर आपको 10,000 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मिक्स कॉन्सेप्ट के होंगे, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा, डिफरेंट चैप्टर से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो चीजें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, कोई एक पर्टिकुलर, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो पहले उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओ, फिर वो क्वेश्चंस लगाओ जिसमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लेकिन उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जी, वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। तो फिर हम एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ जी। तो हमें ज्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की। जी, बिल्कुल सही कहा। कॉन्सेप्ट वर्सेस मेमोराइजेशन, मैथ्स में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कॉन्सेप्ट देखो, अगर सिर्फ दो में से एक चूज करना हो तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब हमें आ जाए तो हमें क्या करना होता है कि कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो हमें उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट्स होंगे जो मेमोराइज भी करने पड़ेंगे। जी, लेकिन दोनों में से एक चूज करना हो तो कॉन्सेप्ट को हम चूज करेंगे। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आप समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो पॉइंट्स रहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के, जी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ नोट्स लिखाता हूँ बच्चों को, वो नोट्स आपको याद ही रखने हैं। वो नोट्स याद रखोगे क्वेश्चन जल्दी होगा, नहीं याद रखोगे तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें चीज़ें। जी, राइट। या फिर हम, हाँ ये तो है खैर, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली ही मेमोराइज हो जाती हैं वो चीज़ें, राइट। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें मेमोराइज हो ही जाती है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं बिसाइड्स मेमोराइजेशन। जी जी बिल्कुल जी, तो चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक फॉर एग्जांपल जेई, नीट और ओलंपियाड्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में। ओके, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि स्कूल मैथ्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्कूल का जो पैटर्न है वो फिक्स है, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे से चलेगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो जेई का है या हम अदर ओलंपियाड्स की भी बात करें उसमें चीजें श्योर नहीं होती हैं। मतलब हमें पता है कि भाई 1000 कॉन्सेप्ट है, 1000 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 25 बनाने हैं, तो जरूरी थोड़ी ना 1000 से ही क्वेश्चन दें, हम 250 कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का जो थिंकिंग लेवल रहेगा वो बहुत हार्ड भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भी सोचना पड़ सकता है, बहुत इजी भी हो सकता है, दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो जो जेई का पैटर्न है ज़्यादा वेरिएबल मानेंगे, जो क्वेश्चन का टफनेस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपने जैसा पढ़ रखा है मिलता जुलता भी आ जाता है, कभी आपको बहुत ही नया क्वेश्चन मिल जाएगा। और स्कूल लेवल में जो एग्जाम्स होते हैं तो उनका तो फिक्स्ड पैटर्न रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहता है। हाँ। लेकिन वही बात है कि अगर आपने स्कूल लेवल की प्रिपरेशन करी है तो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, वो भी आपको टफ लगेगा। हाँ। अगर आपने जेई लेवल का प्रिपरेशन किया है तो जेई लेवल रहेगा, बोर्ड एग्जाम बोर्ड इजी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। तो हमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, राइट, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, करनी चाहिए। आप देखो कि आप क्या चाहते हो। अगर हमें उस फील्ड में जाना है तो हमें तो उस तरीके से, अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, अच्छी जगह से करना चाह रहे हैं, तो फिर जेई लेवल की प्रिपरेशन क्या हमें 9-10 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आप 9-10 से स्टार्ट करेंगे जेई का तो ये है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको जल्दी आ जाएंगे। 11th-12th में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जी। अगर आपने 9-10th में स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, अगर आप 9-10th में वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका 9-10th को एक्चुअली फाउंडेशन बोलते हैं जी। तो अगर आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब आप जेई लेवल के बेसिक चीजें सीख रहे हो, जो 11th-12th में जाके वही उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, बस उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का रह जाएगा। जब स्टैंडर्ड बढ़ेगा कॉन्सेप्ट का तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में इजीली आएगा जी। बिल्कुल सही, हम इजीली चीजें ग्रैब करेंगे जी जी, बिल्कुल सही। जेई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वो जो कॉन्सेप्ट है या उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका टीचर सॉल्व करके दिखाएगा जी, कि देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज बता देगा कि ये चीज़ क्या होती है, फिर उस पे बेस्ड वो क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, प्रैक्टिस के लिए आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं जी। तो जब टीचर बताता है क्वेश्चन तो वो उसी तरीके के बताता है कि हमने ये चीज़ क्लास में पढ़ाया है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन फिर आप कर ले जाओगे। अगर थोड़ा हाथ पर मारोगे वो क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सर ने आपको क्वेश्चन बताया वो भी आपको क्लियर हो गए, वो आपने लगा लिए, अगर नहीं लगाया तो वो पहले लगाओ, पूछो अपने सर से, अपने टीचर से डिस्कस करो कि आपने होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। फिर वो होने के बाद और आप देखेंगे आपके बुक में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे PYQ लेवल के क्वेश्चन। आप अगर अच्छी बुक्स में देखोगे तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टॉपिक वाइज डिवाइड रहते हैं जी। तो अगर कोई टॉपिक जो पढ़ाया जा चुका है, आपको लगता है ये टॉपिक सर ने करा दिया है, उस क्वेश्चन को आप करो, ठीक है। नहीं आ रहा है अपने टीचर से डिस्कस करो। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन लगाने जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और डाउट भी पूछने हैं और नोट्स भी अपने प्रिपेयर करके रखने हैं, लास्ट टाइम के लिए इम्पोर्टेंट वही जो मैंने बताया, जो टीचर क्लास में करा रहा है वो 100% आपको करना है किसी भी हाल में, ठीक है। वहाँ से अगर आप चूक गए समझ लो आप एवरेज की तरफ बढ़ रहे हो, क्लास से अगर आप चूके तो समझ लो एवरेज की तरफ आप बढ़ रहे हो, आपका जो स्कोर है वो एवरेज की तरफ धीरे धीरे जा रहा है।
अगर आप क्लास मिस कर रहे हो, क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो मतलब स्कोर आप धीरे धीरे एवरेज की तरफ ले जा रहे हो। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए स्टार्टिंग से कि हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करके चलें। कंटिन्यूटी, हम बच्चों को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन जेईई। आप बिल्कुल जितना सही। कंसिस्टेंट रहोगे, डेली 10 क्वेश्चन लगाओ, मैं पे करो 5 लगाओ, 50 लगाओ, लेकिन डेली लगाओ। हाँ, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, तभी चीज़ें हो पाएंगी। सही कहा। तो फिर मेरा एक अगला क्वेश्चन और है कि बहुत ही मतलब डाउट्स रहते हैं, बच्चों के भी रहते हैं, पेरेंट्स के भी रहते हैं कि एक सीरियस अगर एक जेईई एस्पिरेंट है तो उसको डेली कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए? 14 आवर्स। और वो 14 आवर्स क्वालिटेटिव होने चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। 14, देखिए वो अगर 14 आवर्स बैठ के पढ़ ले रहा है, टोटल मिला के बैठ के पढ़ रहा है, वो एनफ है, ठीक है। वो उसकी बैठने की हैबिट है जी। वो जितना ही 14 आवर्स जितना बैठेगा वैसे ही हैबिट वो बढ़ेगी। 14 के बाद 16 भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसको स्लोली sitting स्लोली बढ़ानी स्टार्ट है किया अपनी। जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट 14 हम कोशिश करें। आप Sitting जितना बैठ बढ़ानी है। सकते हो, हाँ जितना बैठ सकते हो बैठो, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, लेकिन 14 एवरेज होना चाहिए। जब आप 11th कर चुके हो, 12th में हो, मतलब आप 14 आवर्स बैठ रहे हो, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए 11th कंप्लीट होने के बाद से ही। 11th के पहले आप स्टार्ट करो, आप बैठो 8 आवर्स से स्टार्ट करो। हाँ, ऐसे बिल्कुल सही है। तो फिर हमें ज़्यादा बैठने की हैबिट बनानी बैठने की चाहिए habit बनानी और चाहिए। प्रिक्वेशंस प्रैक्टिस करने की हैबिट बनानी चाहिए। राइट। तो फिर मेरा एक और अगला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यू पर या फिर एक न्यू मटेरियल पर? देखो, पीवाईक्यू हमें ये आइडिया देते हैं कि पिछले साल के बच्चों ने किस तरह के क्वेश्चन फेस किए, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किया हुआ है तो पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। अगर दिक्कत आ रही है, मतलब या तो आपने ढंग से चैप्टर को किया नहीं है, राइट, या आपने कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, क्लास मिस कर दी है, तो वो चीज़ें कवर करने के बाद पीवाईक्यू आपसे होनी चाहिए। आपको अगर हो नहीं रहे तो अगर आप कोई समझाए, आपका टीचर अगर आपको समझाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, सर ने ये चीज़ें बताई हैं, ये हमने पढ़ी भी हैं, वही चीज़ इसमें अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और उसको फिर प्रैक्टिस आसान, भी करो। फिर ईजी लगना चाहिए कि हाँ अब हो जाएगा। जी। हाँ, तो पीवाईक्यूज हमें एक आइडिया देता है क्वेश्चंस के बारे में। न्यू मटेरियल भी सॉल्व करना चाहिए, नया एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का। भाई पीवाईक्यू ठीक है, वो पीवाईक्यू बना दिए गए, हमने सॉल्व कर लिए। अब आप नया क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आप दिमाग लगाओगे, नहीं ये क्वेश्चन बनाया वो क्या सोच के बनाया, उसके दिमाग में भी तो कुछ आया होगा, कुछ ख्याल आया होगा कि ऐसे ऐसे करके ऐसी चीज़ें दे दें, वो चीज़ आपको पकड़नी है। जी, बिल्कुल सही ठीक है। तो नया मटेरियल जरूर सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए नया मटेरियल सॉल्व दोनों ही करना जरूरी चाहिए। है। जी। एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 95 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे बहुत स्टूडेंट्स लेकर आते हैं 96। दोनों में डिसिप्लिन का डिफरेंस होता है। एक पढ़ने बैठेगा तो वो उठेगा नहीं और वो कंप्लीट करके पूरा सॉल्व करेगा। उसको अगर सर ने कुछ बोला है कि क्वेश्चन सॉल्व करने को, वो सॉल्व करके लाएगा। और वो ऑलवेज क्वेश्चन पूछता है, डाउट पूछता है, क्लास में पूछता है, क्वेश्चन सॉल्व करके वो उस क्वेश्चन को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई क्वेश्चन उसको समझ ना आ जाए, अगर कहीं उसको डाउट है। जी, ठीक है, वो एक कंसिस्टेंसी बताती है बच्चे की। 95 परसेंटाइल वाले में हैबिट क्या है, उसका बैकलॉग बहुत होगा। अब देखोगे 95 जो लेके आया है जी, वो क्लास में, या तो उसके क्लास में गैप्स भी बहुत रहते होंगे कि वो हफ्ते भर क्लास आया, 8वें दिन गायब हो गया वो। हाँ, समझे। तो मतलब 30 दिन में अगर देखा जाए तो को 5 दिन एब्सेंट ही रहा हो, वो 5 दिन पूरे 25 दिन को भी ख़राब कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि जो मैथ्स है, मैथ्स कोई एक चैप्टर नहीं है, लिंक्ड है आपस में सारे टॉपिक्स। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मान लो 26 चैप्टर्स पढ़ाया, वो 26 चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक हैं जी, और आपने एक लिंक को डिस्टर्ब किया, मतलब आगे बहुत सारे लिंक डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। तो हमें एक भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। तो हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, क्लासेस मिस नहीं करनी है, और जो टीचर ने बोला है वो हमें करके लेकर के आना है हर हालत में। बिल्कुल जी। अब हम लोग बढ़ते हैं पेरेंट्स की क्वेरीज पर। ओके, पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि भाई पेरेंट है तो फिर बच्चे के लिए तो ज़्यादा मतलब सपोर्ट में तो रहेंगे ही वो। तो फिर देखते हैं पैसा लगा, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को टेंशन रहती है जी कि हमने 3 लाख रुपए लगाए, कहाँ गए वो। या पेरेंट्स तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई उनका बच्चा जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहा है,
तो देखते हैं कि पेरेंट्स की क्या क्वेरीज हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें उन बच्चों को जो मैथ से डरते हैं। देखो, पेरेंट्स को पहली बार बच्चों को अप्रिसिएशन देते रहना है, अप्रिशिएट करना है। वो ठीक है, अगर मैं देखा हूँ बहुत से बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में जब लोग टेस्ट कराते हैं बहुत ही कम नंबर लेके आते हैं, लेकिन मैंने देखा ग्रेजुअली उनका बढ़ता धीरे धीरे। हाँ, तो पेरेंट्स को बस अप्रिशिएट करना है, ठीक है बेटा करते रहो, ठीक है, और टीचर से जो है बात करते रहो। जी, अब टीचर को जो है क्वेश्चन देते रहो कि अपना जो डाउट है वो जरूर पहुंचाते रहो। अगर डाउट नहीं पहुंचाओगे तो टीचर समझ नहीं पाएगा कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, मैं ये बहुत तो सारे है। बच्चों को बोलता हूँ टीचर से कनेक्ट रहो, ठीक है। उसको कभी बोल दो कि सर कोई क्वेश्चन बता दीजिए, कोई जो बढ़िया टॉपिक हो कोई बता दीजिए रिवाइज करने के लिए, वो सब क्वेश्चन टीचर बताता रहता है। तो पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिसिएट करें, मुझे लगता है अपने बच्चों को, मतलब हाँ, ज़्यादा प्रेशर ना appreciation, डालें कि हाँ, आप नंबर कम क्यों ला रहे फिर हो। बच्चा चीज़ें भी छुपाने लगेगा अगर हम उसको। उससे बिल्कुल, हाँ, अगर आप उसको डांटती है तो वो छुपाएगा, तो वो पूछेगा भी नहीं, फिर हाँ, क्लास में भी नहीं पूछेगा भी नहीं। पूछेगा, तो तो एक इसीलिए हेसिटेशन टाइप का रहेगा उसमें। पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट कैसे, इमोशनली सपोर्ट करें और उससे बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। पेरेंट्स बन के एक फ्रेंड बन के रहे। कभी कभी बच्चा टीचर को नहीं शेयर करता लेकिन पेरेंट्स को शेयर कर देता है कि उनको ये दिक्कत आ रही है, तो वहाँ से हमको बात पता चल जाए कि हाँ चलो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली भी रहूँ ताकि वो अपना प्रॉब्लम बता सकें। जी, बहुत से बच्चे बताते भी हैं सर हमको ये टॉपिक रिवाइज करा दीजिए, आया नहीं। मैं बच्चों से पूछता भी रहता हूँ, वो टॉपिक के नाम भेज देते हैं, सर ये टॉपिक करा दीजिए। सही बात है। तो स्ट्रिक्ट के टाइम पे स्ट्रिक्ट और फ्रेंडली बिहेवियर के टाइम पे हाँ, कुछ लिमिट्स होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पेरेंट्स को मार्क्स कंपेयर करनी चाहिए? नहीं, कंपैरिजन करना चाहिए लेकिन बच्चे को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा बच्चा उससे कम ला रहा है। आप बच्चे से ये मत बोल दो कि आपके मार्क्स उससे कम आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में भी कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, तो यहाँ वो भी कंपैरिजन की नज़र से सबको देखने लगेगा, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करनी चाहिए, सबकी अपनी एबिलिटी है, धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं, ठीक है। बस उसको अप्रिशिएट करें, उसको उससे पूछें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्टडी में, कोई पढ़ाई में दिक्कत नहीं आ रही है, मार्क्स जो कम आ रहे हैं, जो जैसे मान लो अभी बच्चे लाते हैं 30 मार्क्स लाते हैं 80 में स्टार्टिंग में, तो बस पूछे कि ठीक है सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बच्चा कोई प्रॉब्लम बताता है फिर टीचर से डिस्कस करिए ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा बोलेंगे तो बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाएगा, फिर स्ट्रेस में आ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, मार्क्स बढ़ेगा नहीं और कम हो जाएगा। तो उनको अप्रिशिएट करते रहो कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, मेहनत ऐसी करते रहो, बस जो सर बता रहे हैं वही फॉलो करते रहो, फिर देखेंगे जो भी होगा, नहीं तो फिर हेल्प करेंगे। जी, ट्यूशन या सेल्फ स्टडी में से क्या बेटर वर्क करेगा? देखो, सेल्फ स्टडी ट्यूशन से ज़्यादा वर्क करती है कि आप जितना टाइम किसी चीज़ को पढ़ने में दोगे, खुद अगर जो टाइम दोगे वो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, कभी कभी मुझे 1-1 घंटा हो जाता था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप एडवांस के क्वेश्चन देखोगे उनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, 1-2 घंटे तक हो जाता था। कभी कभी तो पूरे दिन में एक क्वेश्चन लिए बैठा रहता था, अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जाके वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब क्लियर होती हैं तो नए दरवाजे खोल देती हैं, फिर आपको नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट और जल्दी समझ में आएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर है चीज़ें। तो अब ट्यूशन का मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो कोचिंग के लिए, आप जेईई की प्रिपरेशन के लिए कहीं से जुड़े हो तो वो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी, हाँ वो गाइडेंस के लिए ज़रूरी है, सही कहा आपने। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से कितना पढ़ रहे हो। हाँ, बच्चों की काउंसलिंग और गाइडेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। गाइडेंस बच्चों के लिए इस तरीके के लिए भी ज़रूरी होती है ना कि क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा, किस तरीके से स्टडी करनी है, ये सब चीज़ें वो हमें बताते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। और बाकी बच्चे को तो सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि चाइल्ड को गाइडेंस चाहिए या डिसिप्लिन? देखिए, कुछ बच्चे हैं जो अगर मैं 5 क्वेश्चन करने को दे दूँ, राइट, तो वो 5 में से 4 तो करके लाएंगे, उनसे हो जाते हैं क्वेश्चन। मैं इजी क्वेश्चन देता हूँ, मैंने जो डिस्कस किया वही देता हूँ ताकि उनका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मैंने देखा नहीं, सर होमवर्क भूल गया, सर बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं। अगर कोई भी बच्चा एक्सक्यूज़ दे रहा है मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसे जानबूझ के नहीं किया हुआ है। हाँ, वो जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि होमवर्क जो है करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, तो उसको एक्सक्यूज़ में जो है बदल के छोड़ दे रहा है। मतलब उसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है जी। अगर आप नहीं कर पाए तो सीधा बोलिए हाँ सर मुझे समझ नहीं आया है, ये क्वेश्चन हो नहीं पाया मुझसे, इसीलिए मैंने नहीं किया।
हाँ, तो वो बच्चा ठीक है, डिसिप्लिन है, उसको सिर्फ फिर गाइडेंस उसको गाइड चाहिए। चाहिए, गाइडेंस जी। चाहिए। हम उसको थोड़ा गाइड कर देंगे हम्म, कि ठीक है हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। मैंने बिल्कुल उसको सही क्वेश्चन है। करा दिया, हाँ। मैंने 5 और क्वेश्चन दिया और 5 में से एक तो कर पाएगा वो। अगर मैंने 5 क्वेश्चन खुद से करा के 5 क्वेश्चन में और उसको दे रहा हूँ, एक तो कर पाएगा। अगर वो कर ले जा रहा है, उस टाइम पे वो कर ले जा रहा है, मतलब डिसिप्लिन है, वो चाह रहा है बट उससे हो नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको गाइडेंस चाहिए। हाँ। हाँ, अब गाइडेंस किसको चाहिए? बच्चे देखो ऐसा है कि जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किया उन्होंने, क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर वो पूछते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन आते नहीं है, समझ में नहीं आता है, उनको गाइडेंस चाहिए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है आपने कहा। तो उस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसको मदद चाहिए तो हम उसकी हेल्प करेंगे। जी जी ओके। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैथ्स प्रिपरेशन के लिए घर का राइट एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? देखिए घर का इन्वायरमेंट सब, पहली बात तो सपोर्टिव होना चाहिए और साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मतलब वैसी आवाज़ें नहीं आनी चाहिए कि हम कमरे में बैठे हैं और किसी के बोलने की, तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ आ टीवी रही की है, आवाज़ें आ रही टीवी की आवाज़ें है। आ रही हैं, बर्तन जो किचन से आवाज़ें किचन से आ आवाज़ें रही आ रही हैं, वो सबसे दूर स्टडी टेबल ज़रूर होना चाहिए। जी, साइलेंट बिल्कुल। माहौल है, उसके सबको पता होना चाहिए कि घर में कोई पढ़ रहा है, ठीक तो है। खास तौर पे पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को वही क्योंकि चीज़। हम घर के एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट तो शांत रहता है, बिल्कुल। क्लास में हाँ, हम पढ़ा रहे हैं। और चीज़ आप बच्चे से बात करो कि क्लास में जैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पेरेंट्स पीटीएम में आया, उसमें उन्होंने सब टीचर्स को देखा, तो वो टीचर्स के बारे में बात करे कि वो टीचर कौन था। इससे क्या होगा, बच्चे की भी अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ अपने यहाँ ये टीचर हैं, ये टीचर भी हैं, फ्रेंच के टीचर भी हैं, बच्चा हम खुल के पढ़ते भी नहीं बातें हैं। कर पाता है हाँ, फिर। पेरेंट्स फिर इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, तो पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट तो काफ़ी ज़रूरी बिल्कुल भी है। ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ में, बिल्कुल। जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है फॉर टीचर्स एंड लीडर्स। बिल्कुल। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि टीचिंग में कर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है? हाँ, ये तो टीचर की बात हो गई। हाँ। कि कर्स ऑफ नॉलेज क्या है कि आप एक बात समझो, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो अब मुझे मैथ्स इतनी आ गई है, इतनी ज़्यादा आ गई है कि मैं बिना किसी टॉपिक को अच्छे से समझाए मैं ये समझ लूँ इट इज़ ऑब्वियस कि तुम्हें समझ आना चाहिए। मतलब मैं क्या समझूँ कि मुझे जो आता है और जैसे मैंने सीखा है वैसे ही इसको सीख जाना चाहिए, दैट इज़ कर्स ऑफ नॉलेज, राइट। तो अब बच्चा हर तरह का है क्लास में, हमें किसी भी चीज़ को समझाना है स्टेप बाय स्टेप, ईजी करके समझाना है कि हर बच्चे को समझ हर में बच्चे आए। को। हमें 2+2=4 भी लिखना होता है क्लास में। लिखोगे सब बच्चा एक लेवल पे एक टाइम पे आ जाएगा, जो वीक था वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाए, फिर आप गाड़ी भगा सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, देखते हुए कि हाँ ठीक है सब लोग अप्रोच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो सबको समझ में आए, हमें उस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ, हमें ये नहीं समझना है कि इट इज़ ऑब्वियस यार ये तो समझ आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है कि ये तो छोटे क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो, छोटे क्लास से पढ़ के आ रहे हो। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करते हैं। बहुत सारे करते हैं, इसीलिए बच्चे फिर इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों में, क्लास के बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए हमें वो भागते हैं। फिर वो किसी चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो पहले हो चुका है, ये तो आपने पढ़ के आए होगे, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, तो कर लोगे, तो कर लोगे वाली बात नहीं आनी चाहिए। आप पढ़ा रहे हो तो आप करके सब कुछ दिखाओ। तो हमें करके दिखाना पड़ेगा वो चीज़। बिल्कुल सही बात है। जब आप उस फील्ड में, तो आप है ही उस फील्ड में जो आपको करना है, तो उसमें ना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो तो करना ही करना है। आप वही चीज़ होती है, आप जितना सीखते हो तो उतना ही फिर ये लगने लगता है कि अरे ये चीज़ तो हमने बचपन में सीख ली थी और ये पर्सन अभी भी नहीं सीख पाया। हाँ, तो ये होता आप है। जितना सीखते जाओगे ना, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, उतना ये चीज़ें भी बढ़ेंगे। मतलब ज्ञान के साथ साथ आपको एक श्राप भी मिलता है, तो उससे बचना है। क्या आप बता सकेंगे कि मतलब ये श्राप किस तरीके का मिलता है? वही जो मैंने अभी बात करी। ओके, अच्छा अच्छा। मतलब हमने सीख लिया, अच्छा तो अच्छा। हमने ज़्यादा सीख लिया तो हम ये समझ रहे हैं कि ये आसान है, तो वो आपके लिए आसान होगा। ओके। भाई सामने वाला जो सीख रहा है उसको नहीं पता है वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, कैसे आ रहा है। आपने करा दिया, हमें एज्यूम नहीं करना है ना। नहीं करना चाहिए। हाँ, दैट इज बिल्कुल सही। टीचर्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल कैसे बना सकते हैं? देखो, हम जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि हमें पता है इस चीज़ में ये चीज़ें यूज आने वाली हैं, तो मैं उस चीज़ को
जैसे मुझे पता है कि किसी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें यूज होने वाली है, तो वो मैं चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पहले कराता हूँ। छोटा मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, तो मैं पार्ट वाइज कराता हूँ। उनको फील नहीं होने देता हूँ कि मैं ये कॉन्सेप्ट के लिए करा रहा हूँ। उनको ये बताता हूँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है। छोटा सा मैंने उनको कराया, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले एडिशन समझाते हैं। हम अगर मल्टीप्लिकेशन समझा रहे हैं तो हमको दिमाग में रखना होगा, पहले इनको एक बार आइडिया दे दूँ कि एडिशन कोई चीज़ होती है, तब हम सीधे मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। मतलब हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि हमें एक बड़ी चीज़ तैयार करनी है। हाँ, तो उसको छोटी छोटी पहले तैयारी कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप में हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को। अगर मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में बच्चे मतलब सारे ग्रैब नहीं कर पाते हैं, सारे उसको नहीं अच्छे से समझ पाते, तो हम स्टेप लिख देते हैं कि स्टेप 1 में आपको ये करना होगा। इससे आसानी भी रहती है बच्चों के लिए समझने के लिए, क्योंकि भाई हम तो ह्यूमंस हैं, एक बार में तो सारी चीज़ें ग्रैब नहीं कर लेंगे, तो हमें स्टेप वाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीक स्टूडेंट्स को बिना डीमोटिवेट किए कैसे हैंडल करें? जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हर एक क्लास में कुछ बातें ऐसे बोलता हूँ जो वीक स्टूडेंट के लिए होती हैं, उनको अप्रिसिएट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे हम एक बार क्लास में मैंने एक एग्जांपल बच्चों को दिया। 3 टाइप के दिमाग होते हैं, जो माइंड होते हैं ना, ब्रेन्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं जी। वो 10 मिनट का टॉपिक था। हमने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे होते हैं और इन दोनों को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद में एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया मुझे, यहाँ नहीं घर जाके उसने रिस्पॉन्स किया। अच्छा। उसी के लिए मैंने जबकि वो बोला था, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी तरफ इंडिकेट भी नहीं किया, वो खुद समझ गया होगा। वो मतलब जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये सर ने बात सही बोली, हाँ। उसने भी फील किया होता है, तो घर जाके रिप्लाई किया, सर जो आपने बोला वो मुझे भी लगा कि आपने सही बोला, और मैं कोशिश करूँगा ये मेरे अंदर जो है वो मैं दूर करूँ, मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। वैसे उसने प्रॉमिस किया, आज वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो हमें मतलब कुछ इस तरीके से बात करो, कभी डीमोटिवेट होने ही नहीं देता हूँ बच्चों को। हाँ, ये टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो उसने बार बार मतलब टोका होगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछती है, या जैसे बुली करते हैं ना, वो चीज़ किया होगा। वो आके मुझसे पूछती है कि सर मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ क्या वो सही है, क्या वैसे पूछना चाहिए? मैंने उसको अप्रिशिएट किया, हमने कहा यस पूछना चाहिए, जबकि यू आर द ओनली जो तुम क्वेश्चन सही तरीके से पूछते हो। हमने उसको और वो अप्रिशिएट किया। आज वो बहुत अच्छा कर रही है, आज तो अच्छी बात है। वो सबसे पहले कभी कभी आंसर लेके आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जब पूछना शुरू किया तो उसके अंदर कुछ थॉट डेवलप हुए। जैसे वो कभी कभी हाउ पूछ रही थी कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कभी कभी वाई लगाती है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, तो उससे एक थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, एक थिंकिंग जनरेट होती है माइंड में। जब वो थिंकिंग जनरेट हो जाती है तो कभी कभी नेक्स्ट टाइम हम बिना पूछे ही आइडिया लगा ले जाते हैं कि ये क्यों हुआ। वो चीज़ उसने सीख ली और इसके बाद उसने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब भी बहुत अच्छा कर रही हो, तो मैंने इसको अप्रिशिएट किया, वो अच्छा कर ले गई। अगर वहीं पे मैं पूछता मत पूछो तो डीमोटिवेट हो जाती है और वो जंजाल में फंस जाती है। क्योंकि अगर वो पूछेगी नहीं, समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो वो आगे कर नहीं पाएगी, सही बात है, फंस जाती वो। हाँ, तो फिर बच्चों को हमें डीमोटिवेट नहीं करना है, उनसे बचाना है उसको। ताकि वो अप्रिशिएट करो। किसी के अंदर भी अगर 10 क्वालिटी में से 9 बैड क्वालिटीज है, एक गुड क्वालिटी है, तो एक को आप अप्रिशिएट करो। बिल्कुल, स्टूडेंट अपने आप करने लग जाएगा। स्टूडेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट ही करना चाहिए ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रह सके। जी। सिलेबस कंप्लीशन या क्लैरिटी क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक टीचर के लिए तो क्लैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपको टाइम का भी ध्यान रखना होता है कि आप ये नहीं एक ही कॉन्सेप्ट चलाए दे रहे हो, आप 2-3 दिन से एक ही कॉन्सेप्ट पे बैठे हुए हो। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर 2-3 दिन तक एक ही कॉन्सेप्ट चला रहे हो मतलब वो आपका भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। हाँ, तभी हम बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। तो कॉन्सेप्ट अगर 2 चीज़ में एक चीज़ चूज करनी हो तो कॉन्सेप्ट को हम पहले प्रायोरिटी देंगे जी, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा कि टाइम का ध्यान रखते हुए हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें जेईई के एग्ज़ाम का भी टाइम का ध्यान रखना है, प्लस मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिलेबस कंप्लीशन के बाद में, उसको ध्यान में रखते हुए हाँ ये भी ध्यान में रखना है कि हमें बच्चे को समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फॉर टीचर्स एंड लीडर्स के लिए हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है।
स्कूल प्रिंसिपल्स मैथ्स रिजल्ट्स को सस्टेनेबली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो, स्कूल प्रिंसिपल की अगर बात करें तो मैथ्स का तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हाँ टीचर को वो अप्रिशिएट कर सकते, क्योंकि देखो मैथ वो सब्जेक्ट है जो बाकी सबसे अलग होता है, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका सब कुछ अलग होता है। तो वो एक टीचर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए हो, और मैथ्स की कुछ एक्टिविटीज़ जो है प्लान कर सकते हैं, टीचर्स को टाइम दे सकते हैं उसके लिए, कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करें। तो उसमें सपोर्ट मुझे लगता है स्कूल प्रिंसिपल्स को देना चाहिए। मतलब हमें मैथ्स को भी इस तरीके से पढ़ाना चाहिए जो हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को दे सके, हाँ, ताकि बच्चा भी जल्दी सीख सके उस चीज़ों क्योंकि को। देखो हम जब जेई का पढ़ाते हैं तो आप ये समझो कि ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन होती है, कि भाग रहे होते हैं। हाँ, तो उसी में अगर थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम वो मिल जाए जिसमें बच्चों को हम एक्टिविटी करा ले जाए। हमें मान लो एक चैप्टर कराने के लिए 10 घंटे दिए गए हैं, तो उन 10 घंटे तो हम पढ़ा देंगे, 2 घंटे अलग से अगर वो दे पाए कोई एक्टिविटी कराने का। हाँ, एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है और भी थोड़ा बिल्डअप करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह सब बिल्डअप करने के लिए रहता है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बच्चा हमेशा तो किताबों में नहीं घुसा रहेगा, बिल्कुल उसको बाहर का एनवायरनमेंट भी चाहिए, थोड़ा अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए साइकिलिंग हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेशन अप कर सके और दोबारा पढ़ाई में बैठ सके। बिल्कुल जी, चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ में, जो है मॉडर्न चैलेंजेस। जो आजकल का मॉडर्न एआई आ चुका है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग एआई के ऊपर भी डिपेंडेंट हो चुके हैं, एआई का भी बहुत यूज़ कर रहे हैं अपने हर फील्ड में, तो एआई काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो देखते हैं कि क्या मॉडर्न चैलेंजेस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर बच्चा जितनी जल्दी मोबाइल को छोड़ दे उतनी जल्दी उसका रिजल्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, मोबाइल एक एडिक्शन टीचर का लगाओ। हाँ, हमें इस टीचर का एडिक्शन है, हम इस टीचर के पास जो है डाउट लेके जरूर जाएंगे। जब भी फ्री होंगे, अगर टीचर ने बोल रखा है कि ठीक है फ्री हो तो हमसे फ़ोन भी करके भी पूछ सकते हो। बिल्कुल तो टीचर का एडिक्शन लगाओ एक्सेप्ट मोबाइल के। जैसे कि अभी इस टाइम पे जो रिजल्ट आया ना जेई 2026 का जो सेशन में रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे जो टॉपर्स हैं तो उनको अपने पास कौन सा कीपैड फ़ोन लेकर के रखते हैं। कि चीज़ें बनाई किस लिए गई हैं, जैसे यूट्यूब बनाया गया, शॉर्ट्स वगैरह आते हैं किस लिए बनाया गया, वो एडिक्शन लगाने के लिए। जी बिल्कुल, वो आप जितना मोबाइल देखोगे वो आपकी एक्टिविटीज़ को पहचानेगा कि आपको किस तरह का एडवर्टाइजमेंट देना है। जी हाँ, वो सारी चीज़ें देखते हैं वो। ये चीज़ जानने के लिए वो एल्गोरिथम भी इस तरह की है। नेक्स्ट रील के लिए आप एक्साइटेड रहोगे, नेक्स्ट क्या आने वाला, अरे देख लें, अरे एक और देख लें, अरे एक और देख लें, ऐसे कर करके बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम पता नहीं चलेगा। जी ठीक है, तो मोबाइल जो स्टूडेंट जितना जल्दी मोबाइल से दूर रहेगा उतना जल्दी उसका रिजल्ट इम्प्रूव होगा। हाँ, अगर बच्चे को अगर एक ब्रेक लेना है पढ़ाई करने के बाद में तो वो आउटिंग के लिए जा सकते हैं, जैसे साइकिलिंग है या अपने फैमिली मेम्बर से बात करना है, पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बहुत सारा मतलब है एक मतलब प्रॉब्लम है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उनको फ्री टाइम मिलते तो वो सीधे फ़ोन पकड़ते हैं, या तो टैबलेट फ़ोन हाथ में होगा। अगर है घर पे तो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर आप बाहर फ्रेश एयर के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। हाँ, बहुत सारी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। मतलब हमें अपने को फिजिकली चलाना है उस टाइम में, ब्रेक लेने के टाइम पे, ताकि आप दोबारा से फ्रेशन अप हो सके। तो स्टूडेंट्स डिजिटल टूल्स और डिस्ट्रैक्शन के बीच बैलेंस कैसे करें? देखो, अगर पॉसिबल है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो पॉसिबल है कि जो डिजिटल टूल हैं वो आप जीरो कर दो। अगर पॉसिबल नहीं है तो बाकी चीज़ों को आप ब्लॉक कर दो, डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हो उनको हटाई दो, आप बिल्कुल डिसेबल कर दो। आप अगर इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है वो रखो, बाकी सब डिसेबल कर दो। जी बिल्कुल सही। और डिसेबल मोबाइल से नहीं करना, मन से भी करना है कि अब हम उसको लाएंगे नहीं, दोबारा से इनेबल करेंगे भी नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप भी मत रखो। कि व्हाट्सएप रखोगे कोई रील भेज देगा, कोई शॉर्ट्स भेज देगा, कोई यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया अकाउंट हमें हटाई देनी चाहिए। या फिर हम यही कर लो सीधे, या एंड्रॉइड फ़ोन से मत रखो हाथ में, क्योंकि टीचर्स तो अवेलेबल हैं ही ऑल द टाइम। और अगर टीचर्स मान लो अगर एक टाइम पे नहीं है तो फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो ग्रुप स्टडी करते हैं,
आपस में चलो आज एक बच्चा पढ़ कर आया है, आज वो टॉपिक को क्लियर करेंगे एक ग्रुप स्टडी करके। हाँ, एक सेल्फ स्टडी आप देखोगे इंस्टीट्यूट वगैरह में भी लगाया जाता है, डाउट क्लासेस भी लगाई जाती हैं। हाँ, उसमें आप अगर आप उसमें भी क्योंकि अगर सेल्फ ग्रुप स्टडी भी अगर कर रहे हैं ना, तो एक बच्चे अगर पहले से ऑलरेडी क्लियर है, वो पढ़ कर आया है, वो उस टाइम पे वो खुद भी पढ़ लेगा और दूसरे बच्चों को भी पढ़ा देगा। इस तरीके से डबल काम भी हो सकते हैं। हो पा रहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में होती है ये सारी चीज़ें। अगर हॉस्टल वगैरह में बच्चे पढ़ रहे हैं अगर तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या एआई मैथ्स टीचर के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? देखिए, टीचर के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। थ्रेट क्या है? टीचर के लिए जो थ्रेट है वो एक टीचर ही है, दूसरा टीचर है। इसके अलावा टीचर को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। थोड़ा है, लेकिन इसको ज़्यादा में एक्सप्लेन करिए। देखिए, एआई टीचर को इम्प्रूव कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन ही है, आखिरकार ह्यूमन ने ही एआई को बनाया हुआ है। वो बनाने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो टीचर स्टूडेंट को दे सकता है वो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं। एक फिजिकल टीचर को दे सकता है, वो और कोई प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया नहीं दे सकता। तो अब क्योंकि देखो, एआई यूज़ करने का कोई डिसिप्लिन होता है, बच्चों में वो उतना नहीं होता है। हम टीचर के लिए हेल्पफुल रहेगा कि हम उसी हिसाब से उसका यूटिलाइज करेंगे जिस हिसाब से हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उतना टाइम नहीं रहता है कि हम इधर एक हिसाब से हम जॉब भी कर रहे हैं और उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम डिसिप्लिन में आके उसका यूज़ कर लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे, बच्चे फिर एडिक्टेड हो जाएंगे उसका। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बात की, टीचर का के लिए जो थ्रेट है वो दूसरा टीचर ही है। उसको रिप्लेस कौन करेगा? एक दूसरा टीचर रिप्लेस करेगा। हाँ। जो एक्टिव लर्नर है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, खूब मेहनत कर रहा है अपने सब्जेक्ट पे, वो खूब प्रैक्टिस कर रहा है। इवन वो 10 साल से भी पढ़ा रहा है तब भी वो खूब मेहनत कर रहा है, नई नई चीज़ें लाके सॉल्व कर रहा है, नए क्वेश्चन लाके सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो किसी को रिप्लेस कर सकता है जो ऐसा नहीं कर रहा होगा। बाकी और कोई नहीं कर सकता। कोई भी आ जाए और टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के टाइम पे ना ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत चल गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं। तो ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन क्लासरूम्स? देखिए, ऑनलाइन, फिर वही ऑनलाइन मतलब मोबाइल चलाने के लिए चाहिए डिसिप्लिन जी। अगर वो आप में है और आप बहुत क्यूरियस हो सीखने के लिए, बात समझे आप, कि हमें और चीज़ों पर ध्यान ही नहीं लगाना, तो आप कर भी सकते हो। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन मत जाइए आज भी, लेकिन ऑफलाइन ही ज़्यादा इफेक्टिव ही है। ऑफलाइन टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव है कि मतलब बच्चा एक फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है ना टीचर के साथ में। अगर उसको डाउट कुछ पूछना है तो वो तुरंत ही पूछ सकता है, कुछ भी अगर जानना है, पहचानना है, कुछ भी अगर करना हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मैथ्स मास्टर करने में डिसिप्लिन का क्या रोल है? देखो, मैथ एक्चुअली डिसिप्लिन ही है। मैथ इज अ डिसिप्लिन, आप कह सकते हो। जो सब्जेक्ट है वो खुद में एक डिसिप्लिन है। अगर आप उसको उस तरीके से नहीं सीखोगे, मतलब कोई डिसिप्लिन है, आपको बताया गया कि आप ये चीज़ ऐसे करनी है, अगर आप वो चीज़ ऐसे नहीं करोगे तो वो डिसिप्लिन रहा ही नहीं ना। सही बात, बिल्कुल सही तो बात है। मैथ एक खुद में डिसिप्लिन है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। क्योंकि अगर हम बोर्ड एग्जाम्स भी अगर लिख रहे हैं, मैथ्स का अगर बोर्ड एग्जाम है तो उसमें स्टेप्स के भी नंबर मिलते ही हैं। हाँ, राइट। सीखना भी आपको स्टेप बाय स्टेप, ये तो आंसर ही नहीं आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी आप शॉर्टकट बना पाओगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, फिर शॉर्टकट भी सिखाते हैं, तो आपको और आपके लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, बच्चों को तो शॉर्टकट्स तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो कम होता है, क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेंथी भी होते हैं, ताकि वो बच्चे भी टाइम पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि लेंथी में जाएंगे तो पेपर छूट जाएगा। जी, बिल्कुल सही है। क्या कोई भी मैथ्स में गुड बन सकता है या ये एक टैलेंट बेस्ड है? कोई भी गुड बन सकता है प्रैक्टिस करने पे। मैथ लगातार प्रैक्टिस करने से आती है। बिल्कुल सही। लगातार प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ आने लगेगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आपको लगातार करते रहना है, आपको टाइम देना है उस सब्जेक्ट को। क्वेश्चन भी है, उसको देखो, समझो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, कहाँ दिक्कत हो रही, क्या, बार बार उसको लेके बैठो, धीरे धीरे आने लगेगा, चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। बिल्कुल सही। ये वो सब्जेक्ट है सिर्फ करने से आता है, पढ़ने से भी नहीं आता। बैठ के कुछ पढ़ रहे हो नहीं आएगा, वो थ्योरी नहीं है ना, की तरह नहीं पढ़, वो थ्योरी नहीं है, इसको हम याद भी नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो पेन और पेपर का काम है। बिल्कुल सही। तो बिना पेन और पेपर के करोगे नहीं समझ में आएगा, जितना पेन पेपर पे करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ्स को मेमोराइज नहीं कर सकते ना, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ,
तो मतलब कि कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक जेई स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है अपने जेई को क्रैक करने के लिए, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल। और उसको एक टाइम टेबल भी फॉलो करना पड़ेगा कि कितने घंटे उसको पढ़ना है, कितने घंटों के बीच में उसको टाइम देना है, ब्रेक लेना है, उस ब्रेक टाइम में क्या करना है, उस टाइम टेबल को पर्टिकुलरली उसको फॉलो करना है। और हर दिन उसको इतने घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तभी वो जेई भी क्रैक कर पाएगा। जी, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन की तरफ में, जो है अपना रैपिड फायर राउंड। जी जी बिल्कुल। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ में, जो है अपना रैपिड फायर राउंड। ओके, आई थिंक ये आपका फेवरेट राउंड होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के लिए ही है। मतलब डिपेंड जैसे करता है कि- आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो। जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा या कैलकुलस? कैलकुलस। क्यों? कैलकुलस वो सब्जेक्ट है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसमें जो ग्राफ्स होते हैं, उसका जो टेस्ट है ना, वो सबको नहीं आता है, और जिसको आ गया ना, उसके अलावा उसको किसी और चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। फेवरेट मैथमेटिशियन कौन है? यूलर। एक फॉर्मूला जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, किंग्स फॉर्मूला। एक टॉपिक जिससे स्टूडेंट्स अननेसेसरीली डरते हैं? लिमिट्स। बच्चे डरते नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा उनको फील कराना होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक है जिसमें हम नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ रिलेशंस निकालते हैं। इसके पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन। रिलेशन पे जब हम आते हैं, समझाने में भी बहुत खतरनाक लगता है कि बच्चों को भी वो चीज़ समझाना थोड़ा बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एस्पिरेंट्स के लिए 1 लाइन एडवाइस? कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप कंसिस्टेंट रहोगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, मार्क्स नहीं आएगा आपका। बिल्कुल सही आप है। बोलोगे मैंने 2 साल पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी आप 90 95 में रह जाओगे, 99 टच नहीं कर पाओगे। हाँ। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो कुछ भी करके भले 5 क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस। थैंक यू।